सो कितने रह गए ही न्यूमेरिकल्स? देखो 4 रह गए सी। हाँ निकालो, फिर करिए कंप्लीट। बोल। A homogeneous rod of length L is acted upon by two forces F1 and F2 applied to its end and directed opposite to each other. If F2 is greater than F1, then with what force F will the rod be stretched at the cross section at a distance L from the end where F1 is applied. तो आ बेटा एक रॉड है जिसका मास है m और इस दे दोनों एंड्स ते दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों चो एक फोर्स ग्रेटर है और F2 ग्रेटर है शायद। रॉड की लेंथ कितनी है? फाइंड की करना Then with what force F will be F will the rod be stretched at the cross section at a distance L from the end where F1 is applied. L स्मॉल होएगा वो। तो इस एंड तो जिथों F1 लग रही है इस एंड तो स्मॉल एल डिस्टेंस से असी फोर्स निकालनी है। बेसिकली फोर्स निकालने का मत पर्पज है भी टेंशन निकालनी है। वो पता की रहा इस वक्त थोड़े सामने जिस जगह ते उसने फोर्स विद इन द रॉड फोर्स निकालने को किया तो उस पॉइंट तो रॉड दो पार्ट्स दे विच डिवाइड होंदी नजर आ रही है ना? जो लेफ्ट एंड है उसकी लेंथ स्मॉल एल है तो जो राइट है उसकी आ हो गई। हम देखो पुत सुनो, एम की है। व्हाट इज एम? पूरी रॉड दी मास है। ठीक है, हुण ध्यान दियो इस रॉड ते कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं? 2। केड़ी केड़ी? तो नेट फोर्स किसके बराबर है? नेट फोर्स ऑन रॉड F2 माइनस F1 माइनस, क्योंकि दोनों का वैक्टर सम लवांगे ना आप, तो जो वैक्टर सम लवांगे तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, तो जी लार्जर फोर्स है उस चो स्मॉलर माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रॉड ओवरऑल इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है बड़ी फोर्स की तरफ। तो आ इक्वेशन बन गई इसकी। तो एक्सेलरेशन आ गई F2 माइनस F1 ओवर। ठीक है, हुण ध्यान दियो पुत, गौर करो, जदों असी इस रॉड नू दो पार्ट्स च स्प्लिट कर लिया, केड़े दो पार्ट्स है 1 2, तो गौर करो जिहड़ी F2 है वो केड़े पार्ट ते लग रही है? सैकेंड ते। हुण सैकेंड पार्ट जदों इस तरफ राइट वाल शिफ्ट होएगा तो सैकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट नू की करेगा? पुल, अपने नाल पुल, है ना? ਇਹਦਾ मतलब सैकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ते की करेगा? फोर्स लगाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फर्स्ट पार्ट भी सैकेंड दे फोर्स लगाएगा। हुण ध्यान देना जिहड़ा सैकेंड पार्ट है ना, सैकेंड पार्ट ते एक फोर्स आ लग रही है और एक आ लग रही है।
फर्स्ट पार्ट ते एक फोर्स आ लग रही है, एक फोर्स आ लग रही है। समझ आई गल कि नहीं? हुण जेड़ा पार्ट 2 है इसका मास असी m2 लिख लीए, और क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों कनैक्टेड ही है, तो जिन्नी पूरी रॉड की एक्सेलरेशन है उन्नी ही एक्सेलरेशन 1 दी है, वही एक्सेलरेशन 2 दी है। तो 2 की एक्सेलरेशन 1 की एक्सेलरेशन पूरी रॉड की एक्सेलरेशन यही है। तो यदा मतलब पार्ट 2 के उपर नैट फोर्स कितनी लगेगी, m2a, किस दे बराबर, -f। f2 एक्सेलरेशन की तरफ पॉजिटिव और ये ऑपोजिट। हुण तो आप f ही कढ़ना, तो f की आ जाएगा, हम f2 माइनस m2 कितना निकाल सकते हैं पुत्र, यूनिटरी मैथड। पूरी रॉड की लेंथ l है, पूरी रॉड का मास m है ना, तो m2 की लेंथ कितनी है, इसका मतलब इसका मास की हो गया, पता लगा? और ए की वैल्यू इतों पुट कर दें, आ सारे नू सॉल्व कर लो। हम f2 माइनस हो जाएगा सॉल्व, तो f आ जाएगी। नेक्स्ट बोलो, बोल दो। Problem always hanging from the ceiling of a car. If the car moves with an acceleration in the angle made by the spring with the vertical is. तो देखो बेटा, एक प्लम लाइन जो है इतना लटक रही,
वर्टिकल। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਟਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, देखियो हाईवे ते जा रही है और स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क ते कार दौड़ी जा रही है और ड्राइवर ने उसकी स्पीड कांस्टेंट रखी है 80 ते या 90 ते चल रही है कार, उस वक्त भी वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एन सीधा होएगा। पर जे ड्राइवर थोड़ी जी ब्रेक भी लगाएगा ना, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏਗਾ ਕਾਰ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, तो हुण वो ऑब्जेक्ट कार दे अंदर इदा रेस्ट ते हुंदा विद रिस्पेक्ट टू कार इक्विलिब्रियम च। तो इस ऑब्जेक्ट ते केड़ी केड़ी फोर्स लगनी चाहिए है? वेट, वेट, दूसरा टेंशन, तीसरा सूडो फोर्स। तो विद रिस्पेक्ट टू कार, कार की है एक्सेलरेट हो रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया ना। तो केड़ी केड़ी फोर्स लगनी? वेट, टेंशन ते सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स किधर नू लगनी है? लैफ्ट नू। इस करके ऑब्जेक्ट ने पिछे नू चल जाना, आ बन जाना। अच्छा हुण आपां एंगल दसना वर्टिकल नाल। हुण देखो तो टेंशन के कंपोनेंट्स बना लें, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम च विद रिस्पेक्ट टू कार, तो जिन्नी फोर्स राइट नू उन्नी लैफ्ट नू, जिन्नी अपवर्ड उन्नी डाउनवर्ड, आ फोर्सेस और रेशो ले लेनी। तो डिवाइड करके tan थीटा की आ जाना a/g है। एंगल नहीं निकालना, एंगल निकालना ना विद द वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट बोल प्रांजल। A body of mass starting from west side down the smooth inclined plane of gradient theta, find fixed in a lift moving upwards with an acceleration of a naught as shown in figure. If the base of inclined plane has z, the time taken by the volume slide from top to bottom of the inclined plane will be. हाँ देखो ਹੁਣ इस केस च एक लिफ्ट है, वो
लिफ्ट के अंदर इनकलाइंड प्लेन है, इनकलाइंड प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट है ना। हुण गौर करो, इस ऑब्जेक्ट ते केड़ी केड़ी फोर्स लगनी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन। जेड़ा इनकलाइंड प्लेन है क्या वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलैस है, फ्रिक्शनलैस है। हुण देखो, हुण इहदे विच असीं लिफ्ट नूं की मान लेना, रेफरेंस पॉइंट। लिफ्ट उपर नूं एक्सलरेट कर रही बेटा, देखो कितनी एक्सलरेशन, ए नॉट। तो अगर लिफ्ट एक्सलरेट हो रही है तो लिफ्ट केड़ा फ्रेम बन गया, तो इस ऑब्जेक्ट ते केड़ी होर फोर्स लगनी, किधर नूं, नीचे नूं, है ना। हुण ऑब्जेक्ट ने किस तरफ एक्सलरेट करना, तो एक ही है एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to lift। with respect to lift। हुण पुत ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट तो नीचे नूं आ रहा है ना, तो इस इनकलाइंड प्लेन की लेंथ कितनी है, एल। तो कितना टाइम लगेगा वही पूछा ना उन्हें। तो फार्मूला असी सोचांगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू जीरो है, एस एल है, तो साडा आंसर √2l बाय ए आ जाएगा। हुण ए निकालना रह गया, ए किद्दां निकलेगा, देखो तो आपां नूं आ कंपोनेंट्स बनाना पैना, गौर करियो पुत। हुण नीचे नूं टोटल फोर्स पता कितनी है, एम जी प्लस एम ए। तो एम जी प्लस ए दे कंपोनेंट्स बना लें, इधर कॉस थीटा और इस तरफ तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगी, तो एन बैलेंस करेगा एम जी प्लस ए कॉस थीटा नू, और नेट फोर्स एम ए होएगी एम जी प्लस ए साइन थीटा। तो ए दी वैल्यू जी प्लस ए साइन थीटा वा, तो आ वैल्यू इत्थे पुट करके दस सकते हैं इन्ना टाइम लगेगा विद रिस्पेक्ट। ठीक है,
लास्ट रह गया पुत्र, बोलो। If a flow of wind is pulled by a constant force F, as shown, the tension in the rope at the distance x from the end where the force is applied is. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੋ ਐਂਡਸ ਤੇ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਆ ਰੋਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਲੈਂਥ l ਹੈ, फोर्स F लग रही है, तो एट एंड इतने आप फोर्स, तो आ दो पार्ट्स हो गए ना, तो पूरी रॉड के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है F, तो एक्सेलरेशन होएगी टोटल फोर्स ओवर मास। हुण बेटा सिचुएशन देखो, जिहड़ी F फोर्स है ना पार्ट 1 नू राइट नू पुल कर रही है, ते पार्ट 1 पार्ट 2 नू राइट नू पुल करेगा, तो इसका मतलब पार्ट 2 पार्ट 1 ते फोर्स लगाएगा F डैश। समझ आई? तो आ F डैश किहदे ते फोर्स लग रही है, पार्ट 1 ते पार्ट 2 लगा रहे हैं ना, तो पार्ट 1 का मास अगर m1 है तो पार्ट 1 ते नेट फोर्स की हो गई m1a, किस दे बराबर F माइनस F डैश, तो F डैश हो जानी F माइनस m1a। हुण m1 की वैल्यू यूनिटरी मैथड तो लिख लो, इंटू x, और a की वैल्यू इधरों आ गई, तो f कॉमन आ गया 1 माइनस, तो आंसर आ गया। यूनिटरी मैथड अज तक कढ़ी नहीं आपां। टोटल लेंथ L दी मास कितना वा, कैपिटल M, एक्स का मास कितना होएगा m/l इंटू एक्स। ऐसा लिखी था पुत्र, लेंथ L का मास है कैपिटल M, जे लेंथ 1 है तो मास हो जाएगा m/l, जे मास लेंथ x है तो मास हो जाएगा, पर आपां तां इहदे मास नूं की नाम दिता m1। ठीक है, तो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स अबाउट यूनिट नंबर 3। तो हुण स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। तो ये कुछ होर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहिंदे 8-10, वो भी एक दिन करांगे आपां असाइनमेंट। देखो बेटा, जो यूनिट 4 है वर्क पावर एनर्जी, देखो सो ये जी टर्म है वर्क, इस दे नाल असी
फैमिलीयर है, बट बहुत बार असी एनर्जी फोर्स ये मिक्स कर जाते हैं, तो ये इंटायरली डिफरेंट टर्म्स है, वर्क एनर्जी पावर। तो इन्हां दी क्लैरिटी नूं समझो पुत। पर एक गल होर क्लीयर करो कि वर्क करता कौन है। जो जदों असीं कहने ना कि वर्क हो रहा, तो वर्क कर कौन रहा? फोर्स। फोर्स हमेशा काम करती, बिना फोर्स दे काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय फोर्स। तो फोर्स तो बिना वर्क नहीं हो सकता, एक क्लैरिटी रखो। हुण देखो बेटा, अगर मान लो थोड़े सामने आ एक ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियली किस पोजीशन पे है? ए। ठीक है, और असी की किया इस दे ऊपर फोर्स अप्लाई की। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स दा मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स दी डायरेक्शन भी है, फोर्स दी लाइन ऑफ एक्शन भी है, जिस डायरेक्शन वाल फोर्स लग, ते फोर्स दा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस जगह ते फोर्स बॉडी ते लग रही है। हुण क्योंकि असी इत्थे बॉडी नूं की अज्यूम किया, डॉट डॉट किया है ना, तो इस करके ये डॉट ही बॉडी दे ऊपर की है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हुण दो केसेस आने हैं। देखो, पहला केस है कि जिहड़ी फोर्स है वो असी मन के चलते हैं यूनीफॉर्म है, कांस्टेंट है। मतलब ये फोर्स की वैल्यू शुरू तो लैके एंड तक सेम रहेगी, इसका ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन। ठीक है, हुण ये जिहड़ी फोर्स है, इहदे लगन नाल जिहड़ी बॉडी है वो सपोज करो आ है फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? बॉडी शिफ्ट हो गई इथे अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ। ठीक, तो ए की है बॉडी दी इनिशियल पोजीशन, बी की है फाइनल पोजीशन। तो आप उत्तर हो गई अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स लग रही है, फोर्स लग के जा रही है बॉडी पे, और आ है बॉडी दी डिस्प्लेसमेंट। एस की है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हुण बेटा इस केस च तुसी की नोट कर रहे हैं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स बॉडी डिस्प्लेस हुई और स्ट्रेट पाथ फॉलो किया बॉडी ने, और स्ट्रेट पाथ फॉलो किया मतलब ये 1D मोशन है। तो तुहानू पता ही है 1D मोशन च असी डिस्प्लेसमेंट का सिंबल की लेने पुत, एस ले लेने, है ना। हुण अगर मैनू कोई कहे कि इस केस दे विच वर्क डन कैलकुलेट करो, तो जो मैं कहना ना वर्क डन कैलकुलेट करो, तो वर्क डन बाय द फोर्स एफ, ये अंडरस्टूड ही है। तो मैं की करांगा, फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दा डॉट प्रोडक्ट लवां। मतलब 9th क्लास या 10th क्लास च वर्क डन की दसिया जांदा,
फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, वर्क डन बाय फोर्स की है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आएगा। हुण डॉट प्रोडक्ट दे विच असी की लिख सकते हैं, एफ एस कॉज थीटा। थीटा का मतलब है फोर्स वैक्टर ते डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आपस च कितना एंगल बना रहे हैं। हुण इस डायग्राम च एस वैक्टर ते एफ वैक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 होने करके एफ एस आ जाएगा, पहला केस। ठीक है, हुण दूसरा केस ले लेने। मान लो बॉडी ए पॉइंट ते है और इस ते फोर्स लग रही है इस तरफ, पर असी की देखिया कि ये बॉडी किस तरफ शिफ्ट हुई, बी की तरफ, और आ इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो आ की बन गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है वो, हुण अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गई तो हुण इस केस च वर्क डन बाय फोर्स की आऊ एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट आऊ। एफ की है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फोर्स है, पर हुण इत्थे एफ एस, हुण इत्थे सानू एफ वैक्टर और एस वैक्टर च हुण थीटा 0 नहीं ना है इस बार, क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, इदा का कुछ नहीं है, उदा कुछ नहीं। पर इहदे च एक गल सुनियो, क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो एंगल है उसके कॉस से डिपेंड करेगा। हुण सानू पता कि थीटा अगर दो वैक्टर्स दे विच एंगल है तो उस थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 डिग्री हो सकती है तो मैक्सिमम 180 डिग्री, समझे। तो इट मीनस इस फार्मूला च थीटा की वैल्यू 120 डिग्री भी आ सकती, 90 डिग्री भी हो सकती, 60 डिग्री भी हो सकती, 65 डिग्री भी हो सकती, क्योंकि थीटा एक एंगल है जनरल। तो जदों तक थीटा की वैल्यू है लैस दैन 90 डिग्री तो कॉस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, जदों थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री तो कॉस आ जाएगा 0, तो जे थीटा की वैल्यू है मोर दैन 90 डिग्री बट अप टू 180 डिग्री तक तो फिर थीटा कॉस की वैल्यू आएगी नैगेटिव। इसका मतलब आ जिहड़ा पोर्शन है ना वो, तो इसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस आ जाएगा पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस आ जाएगा 0, और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉस आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब आ जी टर्म है ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है। तो इट मीन्स वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता, नेगेटिव भी, 0 भी। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स, इस तरह कैलकुलेट करना। अच्छा, अब एक मिनट नोट कर लियो पुत। हम देखो, सुनो पुत, वैसे ना 1D मोशन ची असी डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस लेने आ, 2D या 3D च असी ये सिंबल की कर देने आ डेल्टा।
ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ S ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ R ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੱਲਾ S ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਡੈਲਟਾ R ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, पहली गल है ना, तो वो कोई फर्क नहीं पाएगा। S का मतलब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डेल्टा R वेक्टर का मतलब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सिर्फ सिंबल बदल सकते हैं। ठीक है पुत्र। अच्छा हम लिखो, सो वर्क डन बाय फोर्स is defined as dot product of force and displacement। डिस्प्लेसमेंट, हुण डिस्प्लेसमेंट पता की लिखनी, ब्रैकेट च लिखो एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दैन लिखो ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी।
तो डिस्प्लेसमेंट किहदी लैनी पुत? ऑब्जेक्ट दी, है ना? नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। दो चीज़ों च फर्क है, हुणी फर्क पता लगता। नोट करके लिखियो अगे लाइन च, फिर मैं समझाना। लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज ए रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड समझते हैं, सख्त, मतलब ऑब्जेक्ट दी शेप या साइज च कोई फर्क नहीं पैंदा फोर्स लगन ते। इफ ऑब्जेक्ट इज ए रिजिड ऑब्जेक्ट देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force will be equal to displacement of the object। दो गल्लां च फर्क आ गया ना पुत। आ देखो, हुण इहनूं थोड़ा जिहा इलैबोरेट करिए। आ बेटा है तुहाडे कोल पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दी जो डिस्प्लेसमेंट है ते जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दी डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। पर अगर थोड़ा ऑब्जेक्ट बॉडी है इदा, हुण अगर ये रिजिड बॉडी है, देखियो, तो मान लो तुसी फोर्स लगा रहे हैं, इधर देखियो, तुसी फोर्स लगाई इदा, तो आ की है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना। हुण रिजिड बॉडी उन्ना ही साइज रहना, इहदा मतलब रिजिड बॉडी अगर इत्थे आ गई, इदा आ गई, तो आ जो पॉइंट है, आ ए पॉइंट, आही पॉइंट इत्थे आ गया, इनू वी नाम देता। तो आ जो डिस्प्लेसमेंट है ये की है? केदी डिस्प्लेसमेंट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दी, बॉडी दी भी वही है ना। पर हुण आ देखियो, आ है स्प्रिंग, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है ना फोर्स लगाने ते। हुण अगर मान लो तुसी की करते हैं, आ दीवार है, हुण अगर तुसी स्प्रिंग दे ऊपर फोर्स लगाने हैं एफ, है ना, हुण ए पॉइंट इत्थे रहेगा कि अगे नूं जाएगा? जाएगा। तो स्प्रिंग इतना हो जाएगा। तो आ की है कि दी स्प्रिंग दी के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दी। हाँ, इस करके अगर असी क्लैरिटी चाहते हैं तो वर्क डन दे विच जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली किहदी हो रही हुंदी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दी। तो जदों तुसी
क्योंकि यूजुअली ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो प्रॉब्लम आती है वर्क डन की ਉਹਦੇ ਚ ज़्यादातर ਕਿਹੜੀਆਂ बॉडीज है रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी के केस ਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ते बॉडी की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की होंगी है सेम। तो इस करके ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा, बट ये फर्क समझना जरूरी है। हुण लिखो, जदों तुसी गल करते हैं पुत वर्क डन दी, है ना, तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखो नोट करके, वो क्यों? क्योंकि वर्क डन है दो वैक्टर्स दे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट, ते डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर हुंदा। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, पर आप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। लिखाया है ना पीछे, है क्या? हाँ हाँ, वो मैं दसदा बता। देखो हम ध्यान दियो, सपोज कई बार की होना तुहाडे सामने कि आ ऑब्जेक्ट ए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स बी तक चला गया। हुण बेटा फोर्स तो है एफ, और ये मान के चलते हैं कि पूरे रस्ते फोर्स कांस्टेंट रही, यूनीफॉर्म रही। हाले आप यूनीफॉर्म की गल कर रहे। तो हुण वर्क डन निकालने लई या तो तुहानू डायरैक्ट की दिता होएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, दोनों तरह नाल लिख सकते हैं, चॉइस तुहाडी है। हुण ध्यान दिओ, अगर बेटा इस केस च असी वर्क डन निकालना चाहते हैं बाय द फोर्स, तो असी एफ डॉट डेल्टा आर लिख लिया। एस की जगह ते मैं डेल्टा आर प्रेफर कर लिया। हुण पहला आंसर तो मेरे को आ सकता एफ डेल्टा आर मतलब मैग्नीट्यूड ते नाल, वैसे इनू इदा लिखना चाहिए आपां मॉड पा के ना, मैग्नीट्यूड ते नाल कॉज थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड। दूसरा तरीका पता की है कि फोर्स एक वेक्टर है और फोर्स की वैल्यू सानू दिती हो सकती है रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म च। किसी भी वैक्टर नू आपां जनरली 3 रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो जे फोर्स के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट दे भी तो 3 रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना। हुण तुसी कहोगे डेल्टा एक्स कित्थों आएगा? तो देखो अगर ए पॉइंट दी पोजीशन दे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2, तो उत्थे डेल्टा एक्स नू कैलकुलेट करने लिए असी x2 माइनस x1 लिखांगे, डेल्टा वाई लई है ना। ये सारी डिस्कशन असी मोशन इन 1 2D 3D च पढ़ चुके हैं। अच्छा
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ x ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ y ਨਾਲ y ਤੇ z ਨਾਲ, मतलब वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करने लिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। इस सारा कुछ असी कर रहे हैं वर्क डन बाय फोर्स एफ। ठीक है पुत्र, तो आप ये बिहाफ से 2-3 न्यूमेरिकल लिख लेने आसान आसान ताकि कंसैप्ट क्लीयर हो जाए। तो लिखो न्यूमेरिकल 1 कितना टाइम होया, एन ऑब्जेक्ट is displaced through an object is displaced through 10 meter under the effect of force of 6 Newton.
कैलकुलेट वर्क डन by the force if number 1 both force and displacement are in the same directions, number 2 both force and displacement are in opposite directions, number 3 both force and displacement are orthogonal, the number 4 when force makes an angle of 60 degree with displacement, है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਤਾਂ ਹੈ 6 ਨਿਊਟਨ ਤੇ S ਕੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ, पर पहले केस च थीटा कितना लाऊंगे 0 डिग्री, दूसरे च 180 डिग्री, तीसरे च 90 डिग्री, फोर्थ च 60 दिता। तो फार्मूला इस इन्हां चारों केसिस च किहड़ा सूट करेगा एफ एस कॉस थीटा वाला, है ना। अच्छा, और तुसी नोट की कर रहे हैं कि वर्क डन का आंसर पॉजिटिव भी आ रहा, नैगेटिव भी आ रहा, जीरो भी आ रहा, है ना। इन्हां चारों केसिस च कोई ना कोई आंसर पॉजिटिव है, कोई नैगेटिव है, कोई जीरो है, आ रहा ना। ਇਹਦਾ मतलब सानू क्लीयर हो गया कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है पर ये पॉजिटिव नैगेटिव जीरो हो सकती है। और नोट करके लिख लो SI यूनिट ऑफ वर्क डन की हुंदा जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क डन की हुंदा पुत जूल, ते CGS यूनिट ऑफ वर्क डन अर्ग, पता ना ये जूल एंड अर्ग। और 1 जूल के बराबर है 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। नोट कर लो SI यूनिट ऑफ वर्क है जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क जूल, CGS अर्ग एंड 1 जूल 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन नहीं भूलना तुसी। अच्छा, नाउ एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं आप, लिखो an object is shifted from ए दे कोऑर्डिनेट्स दिते हुए हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स फाइंड वर्क डन by the force F। ठीक है। नाउ हुण तुसीं इत्थे F दी वैल्यू
ਤਾਂ 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप न्यूटन नोट की है, बट डिस्प्लेसमेंट पता कितना नहीं है, डेल्टा आर वैक्टर कितना आना, फाइव माइनस 2i कैप 4 माइनस 3j कैप 1 माइनस 0k कैप। तो वर्क डन एफ डॉट है ना 7 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1। ठीक है पुत्र, देखो जेड़ा वर्क डन है ना वो हमेशा कौन करती है, फोर्स। ठीक है, हुन मान लो हुन जिदा आप इत्थे सुनो पुत्र करांगे हाले, क्योंकि अज आइडिया दस रहे हैं आप। हुन इन्हां एग्जाम्पल्स जिन्नियां भी एग्जाम्पल्स असी कवर अप कीतियां टिल नाउ, उन्हां दे विच असी देख रहे सी कि सिर्फ सिंगल फोर्स एक्ट कर रही सी, इक्को ही फोर्स लग रही सी। पर जे मान लो एक बॉडी ते इक्को समय ते दो फोर्सिस लग रही होन ते मैं तुहानू कहां कैलकुलेट टोटल वर्क डन, तां की करूंगे, फस्ट फोर्स का वर्क डन सैपरेटली कर लो ते सैकेंड फोर्स का भी अलग कर लो वर्क डन, और दोनों नू की कर दियो ऐड। और दो वर्क नू ऐड करन लगे सिंपल सम लेना वा, क्यों, क्योंकि वर्क स्केलर है, वैक्टर सम नहीं लैन लग पैना, है ना। तो एक तो यह तरीका हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता कि जड़ियाँ दो फोर्सिस है, पहला की करो दोनों फोर्सिस नू ऐड करके की कर लो, रिजल्टेंट फोर्स बना लो वैक्टर सम लैके। उस तो बाद फिर वो जी रिजल्टेंट फोर्स है वह वर्क डन निकाल लो, टोटल वर्क डन आ जाएगा। चॉइस थोड़ी होएगी, तो ये देखना पएगा कौन कित्थे अप्लाई करने का तरीका की है, वो आप करांगे सारा दसांगा। पर जिहड़ी गल अज लई याद रखनी है वो ये है कि अगर थोड़े सामने वर्क डन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाए और तुसी देखो कि जिस फोर्स का वर्क डन कड्ढन नूं कहा जा रहा या टोटल वर्क डन निकालने नूं कहा जा रहा, उस सिचुएशन जिन्नियां भी फोर्सिस है वो कॉन्सटेंट फोर्सिस है, भी उन्हां दी वैल्यू शुरू तो लैके एंड तक की रहिंदी है सेम। तो उस केस च तुसी वर्क डन कितना कैलकुलेट करना, फोर्स ते टोटल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लेना। पर डॉट प्रोडक्ट नू लैंदे वक्त तुहाडे को दो ऑप्शन बननियां, एक एफ एस कॉस थीटा वाली ते दूजी कंपोनेंट्स वाली।
तो दोनों चों किहड़ी यूज़ करनी है, ये सिचुएशन इंस्ट्रक्ट करेगी। जिद्दां आ न्यूमेरिकल करते वक्त है ना, कंपोनेंट्स वाले ने हेल्प करनी है साडी, जबकि इस तो पहले वाले न्यूमेरिकल्स च एफ एस कॉस थीटा ने की सी। तो सिचुएशन दसेगी तुहानूं भी किहनूं अप्लाई करो। अच्छा, हुण अगला इहड़ी गल आपां कल डिस्कस करांगे कि अगर फोर्स वेरीएबल है, भी हर समय फोर्स सेम नहीं रहिंदी, बदल रही है, फिर वर्क डन कितना कैलकुलेट करना है ना। भी अगर फोर्स वेरीएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वर्क डन कितना कैलकुलेट करना, तो वो अप्रोच आपां कल डिस्कस कर लांगे। फिर अज दी क्लैरिटी हुई है गल दी। तो एक गल भुलनी नहीं है कि वर्क हमेशा कौन करता वा, फोर्स करती है। और जदों भी किसी फोर्स का वर्क डन निकालना, वर्क डन बाय द फोर्स एफ, तो उस एफ डॉट एस नाल कैलकुलेशन होनी है सारी, है ना। चलो इत्थे रुकते हैं, हाले ज़्यादा डिस्कस नहीं करना इहदा। ते